नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हमेशा कहता हूं मेरा हिंसा में कोई यकीन नहीं है। लेकिन पिछले दिनों मैंने अपने कई प्रोग्राम में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी उनके दोनों जूनियर चुनाव आयुक्त को बांग्लादेश की उस खबर को निगाह में रखना चाहिए कि वहां पे सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही थी कि वहां की जनता ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जूतों से पिटाई कर दी। भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, मैं चाहता भी नहीं कभी हो। लेकिन जब जनता सड़क पे आती है ना तो बड़े से बड़े जन सैलाब बह जाते हैं। जेपी का मूवमेंट आपको याद करो कि होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आखिर में चुनाव आयोग को लगा कि ये जो बिहार में वो लोचा करने जा रहा है ना, बिहार में जो बेईमानी का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म करने जा रहा है, ये बिहार है। बिहार के लोग बड़े एक्टिव हैं, बिहारी बाबू लोग बड़े एक्टिव हैं। तो वो चुनाव आयोग को समझ में आ गया कि अब इस तरह इंडिया गठबंधन के लोगों ने सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया। खैर नहीं है तो अपना फैसला वापस लिया। लेकिन अब अगली साजिश क्या करेगा बिहार में? अगली कौन-सी प्लानिंग करेगा? साहेब के कहने पे क्या चाल चलेगा? तो मैंने ये सोचा कि जब इस पूरी लड़ाई को जब कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, तो लीगल सेल में गुरदीप सप्पल साहब शामिल हुए। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। तो मैंने सोचा कि सप्पल साहब से इन सवालों के संग पूछूं, फिर ये पूछूं कि कांग्रेस की आस्तीन में सांप कैसे पलते रहते हैं? शशि थरूर जैसे लोग संघ की वकालत कैसे करते रहे हैं? बहुत बढ़िया बातचीत है सप्पल साहब से, आप पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और फटाफट चलिए मेरे साथ गुरदीप सप्पल जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है गुरदीप सप्पल जी आपका। इस समय बिहार बहुत चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अब बिहार से हिंदुत्व राष्ट्र की शुरुआत होगी, हिंदुत्व का एक अलग जगह आ रहे हैं। बिहार में पर्चियाँ निकालने आए हैं वो सबकी कि किसके भाग्य की क्या पर्ची होगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग तो आपसे लगता है कुट्टी करके बैठा हुआ है। हम लोग बचपन में कुट्टी-कुट्टी करते थे, खुद तुमसे लड़ाई तो कुट्टी हो गई। ये जो वोटर लिस्ट का खेल है, आप लोग कहीं कुछ कर तो पाए नहीं। महाराष्ट्र में उन्होंने खेल कर दिया, दिल्ली में कर दिया, हरियाणा में कर दिया, ऐसा आरोप है। बिहार में जो कुछ चल रहा है वोटर लिस्ट को, विवाद को, क्या लगता है कांग्रेस कुछ कर पाएगी या ऐसे ही आप लोग चिल्लाते रहेंगे और चुनाव हो जाएगा और नतीजा फिर क्या आएगा ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। क्या लग रहा है आपको कांग्रेस कुछ कर पाने की स्थिति में है और खेल है क्या पूरा? दर्शकों को समझाइए कि आप चूँकि इंटेलेक्चुअल हैं, आप उस लीगल सेल के सदस्य भी हैं जो कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। क्या समझा है आपने चुनाव आयोग ने खेल किया क्या और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो बैकफुट पे क्या आया? जरा मुझे दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाइए कि खेल हुआ क्या? संजय जी, पहले तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं पाई। महाराष्ट्र में जब इन्होंने खेल किया और हमने पकड़ा, तो उसके बाद से लगातार देश में आक्रोश भी है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई को लड़ रही है, कोर्ट में भी लड़ रही है और चुनाव आयोग में भी लड़ रही है। उत्तराखंड में हमने 4000 आरटीआई उन लोगों ने डाली है जिनके वोट डिलीट हुए थे कि उनके बारे में क्या रिपोर्ट दी गई, उनको कब रजिस्टर्ड पोस्ट आया। ज़मीन पर दबाव बन रहा है, उस दबाव के कारण से अब ये नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। देखिए, बड़ा अजीब-सा खेल हुआ है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का ये कहना था कि उसकी ज़िम्मेदारी थी वोट को बढ़ाने की। उसने करीब-करीब 48 लाख नए वोटर बना बना दिए 6 महीने के अंदर, ये ज़िम्मेदारी थी। और बिहार में वो कह रहा है कि उसकी ज़िम्मेदारी है वोट घटाने की। और उस दिन चुनाव आयोग की मीटिंग के अंदर चुनाव आयुक्त ने कहा भी कि ये तो देख लीजिए 20% वोट तो जाएँगे ही जाएँगे। यानी कि लगभग 2 करोड़ वोट आप घटाने की बात कर रहे हैं। और आपने कहा पर्ची निकालने की, धीरेन्द्र शास्त्री की। उन्होंने पर्ची निकाली या नहीं निकाली, पर चुनाव आयोग को पर्ची किसने निकाली है कि 20% लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएँगे? चुनाव आयोग के पास ये 20% का आंकड़ा कहाँ से आया? क्या ये गृह मंत्रालय से आया है? क्या ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जो सरकार से इनको मिला है कि 20% वोट या तो कम करने हैं या 20% वोटों का इनका आकलन है? कोई सर्वे, कोई डेटाबेस, कोई रिपोर्ट, कोई तो आधार होगा जिस पे चुनाव आयोग ने ये बात की है। तो इस बात की आपत्ति हम लोग उठा रहे हैं। और इश्यू जो है, इश्यू केवल ये नहीं है कि हम लोग बेमतलब में बात उठा रहे हैं। संजय जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वोट बढ़ाने की है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नागरिकता जांचने की नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। नागरिकता जांचने का काम गृह मंत्रालय का है, होम मिनिस्ट्री का। अब चुनाव आयोग तो काम कर रहा है होम मिनिस्ट्री का। और होम मिनिस्ट्री उनको बता रही है कि वोट कैसे कटने हैं। तो दोनों काम एक दूसरे के पलट गए हैं। ये देश के अंदर पहली बार संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है कि एक संवैधानिक संस्था जिसका काम है वोटों को बढ़ाने का, वो नागरिकता जांचने के लिए प्रक्रिया डिफाइन करने की बात कर रहा था। तो इस बात का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को पलट देता है। अब आप इसको अगर थोड़ा-सा इतिहास में देखिए, चुनाव आयोग वो संस्था है जिसका एक बहुत
बड़ा लोकतंत्र के अंदर रोल है। अगर चुनाव आयोग सक्षम नहीं होता, तो 1952 में जब पहले चुनाव हुए 51-52 में, तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता। अगर चुनाव आयोग 1951 में जब पहली बार देश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हुआ, हर एक को वोटिंग का अधिकार मिला, अगर ये वाली प्रक्रिया अपना रहा होता कि पहले अपनी नागरिकता सिद्ध कीजिए, पहले आप अपने कागज करिए, तो क्या देश में पहला चुनाव हो पाता? क्या पहला चुनाव होकर क्या इस देश में लगता लोकतंत्र की जड़ें पैदा हो पाती? या याद रहे वो वक्त था जब देश के अंदर 85% जनता निरक्षर थी, पहले चुनाव के टाइम पे। उनके पास कोई कागज नहीं था। लेकिन चुनाव आयोग ने स्पेशल ड्राइव चलाकर घर-घर पहुंचकर लोगों को वोटर बनाया और वो पहला चुनाव सफल होने की वजह से ही इस देश में लोकतंत्र एस्टैब्लिश हुआ है। और आज चुनाव आयोग उल्टी चाल चल रहा है कि वो वोटर बनाने की बात नहीं कर रहा है, वो नागरिकता पहचानने की बात करने लगा था। हालांकि आज इसके अंदर उन्होंने पैर वापस खींचे, जो लगातार विरोध हो रहा है उसकी वजह से आज चुनाव आयोग ने सरेंडर किया है और एक बहुत बड़ा ऐड निकाला है जिसमें बोला है कि अब कागज देने की जरूरत नहीं है। अब क्या लग रहा है कि सप्पल जी मामला सब निपट गया? जो शाम को 5 बजे एक बड़ी सी लाइन की ये खबर आ जाती थी और फिर अचानक वोट परसेंटेज बढ़ जाता था, आप लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते थे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती नहीं थी और लोग मानते थे कि ये वोटर लिस्ट का जो खेल है वो शाम को 5 बजे शुरू होता है। वो कहते हैं कि परसेंटेज इसलिए बढ़ गया कि बहुत सारे लोग आ गए, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों का मानना है कि वहां लोग आते ही नहीं थे। तो बिहार में कुछ इस तरह का खेल अब आप रोक पाएंगे या एक जगह पीछे हटाए कोई दूसरी जगह तैयारी कर रहा होगा, ऐसा कोई डर कोई आशंका है आप लोगों को? देखिए, चुनाव आयोग ना केवल कंफ्यूज है, बल्कि अब हम उसकी नीयत पे भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग के खुद के बयान में आपको पिछले कुछ दिनों के बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा हम हर बूथ पे वीडियोग्राफी करेंगे और फिर उन्होंने कहा कि हम वीडियोग्राफी को रखेंगे नहीं, 45 दिन में इसको डिलीट कर देंगे। इस देश में एक छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी 1.5 साल रखना होता है और आप चुनाव की प्रक्रिया की वीडियो डिलीट कर देंगे, उसको किसी को देंगे नहीं। चुनाव आयोग ने जब हमने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया तो बोला कि आधार लिंक करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। क्यों? क्योंकि आधार फूल प्रूफ व्यवस्था से बना है। और बिहार में जो इन्होंने स्पेशल सर्वे शुरू किया उसमें कहा हम आधार नहीं लेंगे। अब या तो मार्च में चुनाव आयोग ने सच बोला था या अब सच बोला है। आधार तब फुल प्रूफ था और अब आधार मान्य नहीं है। उन्होंने अभी पिछले महीने बोला, जब ये एपिक जो वोटर आई कार्ड का नंबर होता है उसमें डुप्लीकेट कार्ड की इशू आया, तो उन्होंने कहा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज करके, कि हमने डुप्लीकेट एपिक का सवाल सुलझा दिया है। अब देश में डुप्लीकेट एपिक नंबर वाले वोटर कार्ड नहीं है। पर वो कह रहा है कि हमको स्पेशल सर्वे करना है ताकि हम डुप्लीकेट वोटर को हटा पाए। या तो आपने तब झूठ बोला या आप गलत बोल रहे हैं। आपने बोला, सरकार ने, कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। बिहार में भी हो गया। माइग्रेंट लेबर के पास केवल एक राशन कार्ड होता है। अब आप कह रहे हैं राशन कार्ड मान्य नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल राशन कार्ड हो सकते हैं। या तो वो सच था या ये सच है। आपने ये बोला पिछले हफ्ते जब ये फैसला हुआ था कि बिहार में 1987 1987 से 2003 के बीच जो वोटर रजिस्टर हुआ है, उस वोटर को अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर वो नहीं देंगे तो उनका वोट कट जाएगा। उन्होंने निकाल के किया है कि जो 2003 के पहले के वोटर हैं, यानी जिनको पहले सर्टिफिकेट देना था अपने माता पिता का, आज उनको फोटो भी देने की जरूरत नहीं है। ना फोटो देना है, ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। माता पिता का छोड़ दीजिए, कहाँ माता पिता का आप मांग रहे थे, कहाँ आज आपने विज्ञापन लगा के चुनाव आयोग ने बोला कि नहीं नहीं अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है 2003 तक वालों की। तो या तो वो बात सही थी या आज की बात सही है। सवाल ये है, उन्होंने पिछले साल बोला कि माइग्रेंट वोटर, जो वोटर पलायन अपने इलाके से पलायन कर चुका होता है, 2022 के अंदर 23 के अंदर मेजर कैंपेन चुनाव आयोग चला रहा था कि माइग्रेंट वोटर वोट डाल सके, इसके लिए वो स्पेशल प्लान बना रहे थे। सब पार्टियों को बुलाया। आज वो कह रहे हैं कि माइग्रेंट वोटर जो है कहीं और रहता है, वो वोट क्यों दे यहाँ पे, इसलिए उसका नाम काट दो। या तो आप तब सही बोल रहे थे या आप अब सही बोल रहे हैं। फिर चुनाव आयोग ने अभी 6 महीने पहले बिहार में डिटेल सर्वे किया, 2 महीने पहले वोटर लिस्ट रिवाइज की और बोला हमने सब वोटर लिस्ट रिवाइज कर दी 2 महीने पहले। अब आपने फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी। तो या तो वो रिवीजन गलत था
या ये प्रक्रिया गलत है? तो चुनाव आयोग की हर बात के अंदर अंतर विरोध है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस रिलीज दी, 2 दिन पहले, कि जो ये स्पेशल रिवीजन है, ये बड़े स्मूथली हो रहा है, 1.5 करोड़ घरों के अंदर हम पहुंच गए हैं, 87% फॉर्म जमा हो गए। और आज उन्होंने ऐड निकाल दिया कि नहीं, 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 अब जो है हर व्यक्ति ऑनलाइन भी कर सकता है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। अगर स्मूथली हो रहा था, तो आज आपने विज्ञापन पूरा बिहार में क्यों निकाल दिया कि अब कोई कागज नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं चाहिए, बिना कागज, बिना फोटो के भी आपका बन सकता है वोट? वो बाद में जांच होगी। तो सवाल है कि चुनाव आयोग इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है? और हमारा तो ये भी कहना है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर हमने चुनाव आयोग की नकेल पकड़ी कि जिस वोटर का कार्ड डिलीट होता है, वोटर कार्ड, उसके पास जो ईआरओ होता है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको डिलीट करने से पहले उसके पास एक रजिस्टर्ड मेल भेजना होता है, स्पीड पोस्ट। तो लोगों ने बोला, भाई हमारे स्पीड पोस्ट की जानकारी दो, हमारा वोट काटने के लिए आपने कब स्पीड पोस्ट भेजा? 4,000 लोगों ने पूछा है वहां पे। और ये पूछा कि बीएलओ ने मेरे घर में विजिट कब किया, मेरे बारे में क्या रिपोर्ट दी? तो इसमें चुनाव आयोग फंस गया कि फॉर्म 8 भर के वोट काटने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट की जरूरत होती है और बीएलओ की विजिट की जरूरत होती है। तो उन्होंने अब कोशिश की कि बिहार में बिना फॉर्म 8 के ही काटना शुरू करो। तो उसके लिए क्या है, स्पेशल रिवीजन कर दो। अब ना रजिस्टर्ड पोस्ट की जरूरत बचेगी, ना बीएलओ की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और ना कोई वो कागज मांगेगा, ना कोई प्रूफ बचेगा। तो ये जो चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, ये चुनाव आयोग के विरोधाभास ये बताते हैं कि चुनाव आयोग खुद ना सिर्फ कंफ्यूज है, बल्कि इशारे पे भी काम कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी तमाम जनता की, तमाम राजनीतिक दलों की शंकाओं को दूर करने के लिए है, लेकिन वो नए नए तरीके खोज रहा है जिसमें कि वोटर को काटा जा सके या वोटर को जोड़ा जा सके। और आखिरी बात, बिहार के अंदर सारे सरकारी लोग, उनके पास कागज पहुंचते और वो ये जांच करते कि कागज सही है या नहीं है। अब चुनाव को 3 महीना बचा है, तो पहले तो सरकार किसकी है, उनके पास, सरकारी लोगों के पास इस बीच में कितनी पावर आप दे रहे हैं? और अब पता लगा कि 4 लाख वॉलंटियर भी इस काम में लगेंगे। 4 लाख वॉलंटियर। क्या चुनाव आयोग ने कोई विज्ञापन दिया इन वॉलंटियर को एनरोल करने का? क्या किसी को मालूम है 4 लाख लोग कहां से आ रहे हैं? ये कौन 4 लाख लोग हैं जो चुनाव आयोग की सहायता करने जा रहे हैं? किसी को नहीं मालूम। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि ये पहले बोला 1 लाख, अब बोला 4 लाख? ये कौन लोग हैं? क्या ये किसी राजनीतिक दल के लोग हैं? क्या ये किसी सांस्कृतिक संगठन आरएसएस जैसे के लोग हैं, जिसको अपने को सांस्कृतिक संगठन बोलते हैं पूरे राजनीतिक? ये कौन लोग हैं? तो ये जो सवाल है, ये सवाल हमारी शंका को बढ़ा रहे हैं। मामला सुलझा नहीं है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में हमको चुनाव के बाद ये पकड़ में आया था। इस बार हमने चुनाव के पहले पकड़कर विरोध शुरू किया है। सतपाल साहब, ये बात तो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हिंसा का पक्षधर कभी नहीं रहता, लेकिन एक बात और कहता हूं कि क्या चुनाव आयुक्त को बांग्लादेश की उस खबर से डर नहीं लगता जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की लोगों ने पिटाई कर दी, गुस्से में थे। और इस देश ने वो भी देखा है कि जब जेपी मूवमेंट हुआ था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है आपकी पार्टी के खिलाफ, तो जनता सड़कों पर आ भी गई थी। ये जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं, इनको ये नहीं लगता कि इस देश में जनता के पास सबसे बड़ी जो ताकत होती है उसका वोट होता है। आप उस वोट से खिलवाड़ कर रहे हो, तो जनता रिएक्ट करेगी, जनता सड़कों पे आएगी। नहीं हो, जब वो जनता को गुस्सा आता है, उसे किसी नेता की जरूरत नहीं होती, उसे गुरदीप सप्पल, राहुल गांधी, खड़गे जी, किसी की जरूरत नहीं होती है। तो खुद ही गुस्से में सड़क पे आते हैं, भाई ये तो हमारा वोट कैसे छीन लोगे? चिंता क्यों नहीं होती चुनाव आयोग को? इतना इस तरह की कार्रवाई कैसे करता रहता है? संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी वो केवल राजनीतिक दलों की नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता उसको बचाना चाहती है। जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दुनिया में जहां पे जनता विमुख हो गई लोकतंत्र से, वहां लोकतंत्र को कोई नहीं बचा पाया, और जहां जनता सजग रही, वहां कोई छीन नहीं पाया। और बिहार के अंदर जिस तरह से लोगों का विरोध नजर आने लगा है, वो संकेत चुनाव आयोग ने पढ़े हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने आज विज्ञापन निकाल के बोला कि जिन लोगों से पहले वो उनके माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, यानी सिटीजनशिप प्रूफ मांग रहे थे, अब उन लोगों को ना तो सर्टिफिकेट देना है, ना कोई और कागज देना है, ना फोटो देनी है। उन लोगों को कुछ नहीं करना।
उनको वैसे का वैसा त्यों का त्यों उन्होंने एक्सेप्ट करने का आज विज्ञापन निकाल दिया। तो ये जनता के दबाव का खौफ है। ये जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आपने सही बोला, उस गुस्से को चुनाव आयोग को पहचानना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र किसी राजनीतिक पार्टी के दम पे नहीं टिका है। इस देश में लोकतंत्र कोई अफसरों के दम पे नहीं टिका है। इस देश में लोकतंत्र किसी संस्था के दम पे नहीं टिका है। इस देश के अंदर लोकतंत्र जो टिका है संजय जी, वो जनता के दम पे टिका हुआ है। हम सब तो जनता के साथ चलकर उसको मजबूत या कमजोर करने का काम कर सकते हैं। और ये बात चुनाव आयोग को कुछ समझ में आई है, और मैं उनको सलाह देता हूं कि ये बात वो पूरी तरह से समझें। इस देश के अंदर अगर आप करोड़ों लोगों का वोट काटने का या फर्जी वोट को संगठित रूप से बनाने का काम करेंगे, तो जनता माफ नहीं करेगी, और उनको अपना इतिहास भी याद करना चाहिए। मैंने शुरू में बोला, मैं फिर से दोहराऊंगा, वो उस संस्था के वारिस हैं जिस संस्था की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें जमी है संजय जी। जब पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जब उन्होंने पहली बार चुनाव कराया, तो लोगों ने जीवन में, देश के 90% से ज्यादा लोगों का कभी वोट नहीं बना था। लोगों ने जीवन में कभी वोट दिया नहीं था। लोगों को ये मालूम नहीं था कि वोट चीज क्या होती है। देश का बंटवारा हुआ था और सैकड़ों रियासतें नई जुड़ी थी भारत राष्ट्र के अंदर। उससे पहले एक तिहाई देश के जो नागरिक थे, वो भारत के नागरिक नहीं, वो उन राजाओं के नागरिक माने जाते थे। उनकी नागरिकता का नहीं पता था। ये नया कॉन्सेप्ट आया था संविधान बनने के बाद। लोग इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, लोगों को ये मालूम नहीं था वोट होता क्या है, वोट देना कैसे होता है। लोगों को कैंडिडेट के नाम पढ़ने नहीं आते थे क्योंकि निरक्षरता थी। तो नया कॉन्सेप्ट लाए दुनिया में कि एक चीज होगी चुनाव चिन्ह, और लोग चुनाव चिन्ह देके वोट करेंगे। ये भारत का इनोवेशन है। उस चुनाव आयोग ने सुकुमार सेन के टाइम में, पहले चुनाव आयोग ने ये तमाम बाधाएं दूर की थी, लोगों को जागरूक किया, लोगों को वोटर बनाया। उनसे ये नहीं पूछा कि आप जो है मैसूर महाराजा के नागरिक थे, या आप पाकिस्तान से आए हो, या आप जो है कश्मीर के महाराजा के नागरिक हो, या बड़ौदा के महाराजा के नागरिक थे। ये सवाल अगर चुनाव आयोग उस समय पूछने लगता, देश का पहला चुनाव फेल हो जाता, चुनाव हो नहीं पाता। ये उस चुनाव की संस्था, उस उस केंद्रीय चुनाव आयोग के वारिस हैं आज के चुनाव आयुक्त। उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनका काम गृह मंत्रालय के इशारे पे खेलने का नहीं है। उनका काम उस एनआरसी की शर्तों को लागू करने का नहीं है, जिस एनआरसी को लागू करने से देश की मोदी सरकार को पांव वापस खींचने पड़े थे जनविरोध के कारण, और उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और चुनाव आयोग उस कागज को लेकर अपना नियम बनाने चला। चुनाव आयोग नागरिकता तय करने चला। ये चुनाव आयोग को समझना होगा। ये बड़ी फिसलन भरी राह है चुनाव आयोग की। और जिस दिन चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जनता की नजर में खत्म हो गई, उस दिन इस देश के अंदर ये जो शांतिपूर्ण चुनाव हम बात करते हैं, उसके ऊपर सवाल उठने लगेगा। पूरी व्यवस्था पे सवाल उठता है। ये केवल ये नहीं है कि बिहार में अपने वोटर काटे या वोटर बढ़ाए। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही बात बोली है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सवाल उठेंगे। एक चीज और है, पिछली बार लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा संयम रख गई होती, थोड़ी सीटें कम लड़ी होती बिहार में, क्योंकि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष का नहीं था, कांग्रेस ने बहुत नुकसान उठाया, तो शायद तेजस्वी की सरकार पिछली बार भी बन जाती, ऐसा लोग कहते हैं। इस बार ओवैसी जी चाह रहे हैं कि वो आपके साथ आ जाएं, मुसलमान वोटों का बंटवारा ना हो। अब तक तो आप ओवैसी जी को बीजेपी की बी टीम कह देते थे, लेकिन अब तो ओवैसी जी खुलेआम आपके साथ आने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई उसके बाद ओवैसी जी की जो भूमिका थी उसकी पूरे देश ने सराहना करी। तो अब 3 महीने बचे हैं। समस्या ये आती है कि कांग्रेस गठबंधन में बहुत देर कर देती है। कहते उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में कितनी देर में गठबंधन हुआ, हालांकि नतीजे बहुत अच्छे आ गए। तो बिहार में क्या लगता है आपको, गठबंधन कब तक आप लोग कर लेंगे पूरा, और क्या ओवैसी जी इंडिया महागठबंधन के सदस्य होंगे इस बार बिहार के चुनाव में? संजय जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति ओवैसी जी के रुख के हिसाब से तय नहीं करती है। ओवैसी जी बीजेपी के रुख के हिसाब से तय करते होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से अपनी राजनीति तय करती है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ इस समय बहुत अच्छा जिलेवार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। शायद आपके दर्शकों को बता दूं,
कि मई से हर जिले के अंदर हमारी कमेटियां साझा बन चुकी, हर जिले के अंदर उनके टीम और हमारी टीम साथ बैठ रही है, और एक एक करके हम जितनी सीटों पे हमारा दावा है उसकी लगभग 50% सीटों पे सहमति भी हो चुकी है अंदर। एक एक सीट करके मीडिया की निगाह से दूर ये बातचीत जारी है, और ये बातचीत अगले 1-2 हफ्ते के अंदर लगभग 90% सीटों पे समझौता हो भी जाएगा, क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं, ये बात राष्ट्रीय जनता दल भी जानता है, ये बात वहां की छोटी और पार्टियां, एमएल पार्टी है, सीपीआई एमएल, वीआईपी पार्टी है, हम सब समझते हैं कि अब देर से फैसला लेना किसी के हक में नहीं है। इसीलिए अप्रैल के अंदर खरगे जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें तेजस्वी यादव जी भी थे, उनकी पार्टी के बाकी लीडर थे, राहुल गांधी जी भी थे, हमारे यहाँ से केसी वेणुगोपाल जी थे, उनके यहाँ से संजय यादव, मनोज झा जी सब थे, और उन सब की मीटिंग में तय हुआ था कि सही समय पे चलना है। उस मीटिंग के बाद एक-एक कदम करके कोऑर्डिनेशन भी जमीन पे होना शुरू हुआ है, और सीटों पे, अलग-अलग सीटों पे बातचीत जारी है। आधी सीटों पे बातचीत पूरी अंदर खाने हो गई है, और इस बार आपको देरी का कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। 2-3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीट कहीं अटक गई, तो वो चलता है पॉलिटिक्स के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसको छोड़कर बाकी तैयारी वक़्त पे होगी। अभी ये जो मुद्दा आया है वोटर लिस्ट का, इसमें भी सबने इकट्ठे होके विरोध किया है, और अभी सड़क पर भी हम लोग इकट्ठे होके उतर रहे हैं। 9 तारीख को इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों का साझा कॉल है, चक्का जाम का, इस फैसले के खिलाफ। और ये जो गठबंधन है, ये वैचारिक लेवल पे है, ये चुनावी लेवल पे है, और अब ये सड़क पर भी उतरता नजर आएगा आपको। ये आप अब देखते रहेंगे, 9 तारीख को भी आपको दिखेगा ये बात। सफल साहब, ये बात तो सही है, लेकिन अभी से बीजेपी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है, इसका मतलब कि बिहार में फिर एक बार हिंदू मुसलमान का खेल होगा। आपने एक लाइन में कह दिया कि ओबीसी अपनी पॉलिटिक्स बीजेपी के हिसाब से तय करते हैं। इसका मतलब मैं समझ गया कि ओबीसी जी की तो आपका एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपका एंट्री नहीं हो रही है तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आएगा तीखा तीखा, उधर से ओबीसी का बयान आएगा। हमेशा जो धर्म की राजनीति होती है वो बहुत तिकड़म वाली होती है, बड़ी उग्र होती है। क्या इंडिया महागठबंधन इसका मुकाबला कर लेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी अब पुरानी बीजेपी नहीं है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के आधार पे बने हुए पाकिस्तान को शिकस्त देने में चूक गई और घुटने टेक दिए। फौज जीत रही थी और बीजेपी पीछे हट गई। ये वो बीजेपी है जिसको गांव-गांव में इस बात का जवाब देना पड़ रहा है। इसीलिए आखिरी वक्त पे घबरा कर उन्होंने अब ये कोशिश की है कि बिहार के 2 करोड़ वोटर का नाम ही काट दो। ये जो बदहवासी वाला फैसले हो रहे हैं, ये इस बात के संकेत हैं कि जो उनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा था, वो अब देश में नहीं चल रहा है। देश ये देख रहा है कि ये वो पार्टी है जो नफ़रत का बीज बाँटती है, उससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन जब असली लड़ाई लड़ने का मौका आया, तो आपने घुटने टेक कर पाँव वापस खींच लिए। तो ये जो सच्चाई है, ये भी आज बिहार के वोटर के सामने है, और आप यकीन मानिए, इस बार लोग ये सवाल गाँव-गाँव में पूछ रहे हैं। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने अपने देश के अंदर धर्म के आधार पे जो बँटवारा किया है, उसका क्या हुआ? लोग ये पूछ रहे हैं कि जो देश का बँटवारा हो चुका है 47 में, और वो देश जो आतंकवाद को परोसता रहता है, उस देश के साथ आप क्या कर रहे हैं? लोग पूछेंगे, और हम भी सवाल पूछेंगे। अभी वो पाकिस्तान जिसपे ये लोग आरोप लगा रहे थे कि हमने उसको दुनिया में अलग-थलग कर दिया है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रोटेशनल अध्यक्ष बनते हैं, अभी पिछले हफ्ते वो पाकिस्तान जीता है। 193 में से 182 देश ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। 8 देश उन्होंने वोट नहीं किया, और केवल 2 देश भारत के पक्ष में एक किस्म से नज़र आए, जिन्होंने खिलाफ दिया। तो आज ये पूछेंगे ना कि ये कैसे विश्व गुरु हैं जिनके पूरी दुनिया में केवल 2 ही चेले बचे, बाकी सब पाकिस्तान के साथ चले गए आप? तो ये आपके कैसे अंदर विश्व कुछ, गुरु हैं? आप ये इतने कैसे विश्व गुरु हैं जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में अलग-थलग कर दिया? आतंकवाद पाकिस्तान परोसता है, पैसा आप आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलता है, भी यूनाइटेड आप नेशन में समर्थन पाकिस्तान को मिलता है, विश्व गुरु हमारे लोग बने हैं। ये तो जनता पूछ तो रही है ना।
जी जी, आप पाकिस्तान के इतने ताकतवर होने से इतने खुश क्यों हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए, पाकिस्तान ताकतवर हो रहा है, आप पाकिस्तान की खुश तारीफ। नहीं है, हम्म हम लोग क्रोधित हैं। हम हम्म लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश का ताकत का इस्तेमाल 2008 में दिखाया था। जब ताज पे हमला हुआ था, ताज होटल पे मुंबई के अंदर, तो उस समय भारत सरकार ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तमाम देशों के साथ अप्रोच किया था, पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा बताया था, और तमाम देश, 54 देश आए थे उस समय, बड़े देश, जिन्होंने भारत के साथ खुलकर स्टैंड लिया और पाकिस्तान की निंदा की। उन 54 देशों के अंदर अमेरिका भी था, रशिया भी था, चाइना भी था, उसके अंदर इंग्लैंड भी था, उसमें फ्रांस भी था, उसमें जर्मनी भी था, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 20 देश थे। उसके अंदर जितने ब्रिक कंट्री हैं, जितने उस समय दूसरे ग्रुप से, ब्रिक तो नहीं था, जो दूसरे रीजनल ग्रुप से, उन सब कंट्रीज ने दिया। ब्राजील आपके साथ आया, मेक्सिको आपके साथ आया, अफ्रीकन देश आपके साथ आए, नेपाल आपके साथ आया, भूटान आपके साथ आया, मॉरिशस आपके साथ आया, बांग्लादेश आपके साथ आया, म्यांमार आपके साथ आया। 2 देश रह गए। इस पे हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। इस देश ने पाकिस्तान को पूरे दुनिया में एक्सपोज किया था कि वो आतंकवाद का पोषक है, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई। और इन लोगों ने, मोदी सरकार ने आज वो स्थिति पैदा कर दी है कि पहलगाम जैसा जघन्य हत्याकांड होने के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बात को हम फेलियर नहीं मानेंगे सरकार का? क्या इसके लिए हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? क्या इस पे देशवासियों का खून नहीं खौलना चाहिए? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, कि नहीं, जब ठीक बात। पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ी होती थी, आज वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी है? ये बात सवाल सही तो है, पूछना होगा। बिल्कुल पूछना चाहिए। और इस बात का जवाब देने के लिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी देश है, मोदी जी ने तो एक अच्छी पहल करी, आपके सांसद शशि थरूर जी को भेजा कि भाई बता के आओ। कांग्रेस के सांसद बताने गए, लेकिन लौट के आके आरएसएस की तारीफ करने लगे। आप ही के सांसद ऐसी बातें करने लगती हैं तो कोई क्या करे। नहीं, जो हमारे सांसद गए थे संजय जी, उनको कांग्रेस पार्टी ने विधिवत रूप से सरकार के पास एग्री किया था कि देश का मामला है, हमारे सांसद सरकार की तरफ से दुनिया में जाएंगे, और जब जाएंगे तो जो सरकार की ब्रीफिंग होगी वो भाषा बोलेंगे। हमारे सांसदों ने खास तौर पर, जो हमारे डॉक्टर सलमान खुर्शीद जी जैसे थे, जैसे डॉक्टर अमर सिंह थे, जैसे आनंद शर्मा जी थे, वो सब डिस्कस करके गए थे। कांग्रेस शशि अध्यक्ष से खड़गे जी से डिस्कस शशि किया था। थरूर शशि साहब थरूर। को भी हमारे यहाँ से बिल्कुल संदेश था, उनसे भी बातचीत हमारी हो रही थी कि भई वहाँ पे जाके बोलना क्या है। क्लियर कट कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला किया था कि जब आप देश के तरफ से दुनिया में जा रहे हैं, तो आप वही बात बोलेंगे जो सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रखना है। लेकिन 40 से ज्यादा देशों में गए, उन 40 में से एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। यानी हमने तो जिम्मेदारी पूरी की, कांग्रेस पार्टी ने और बाकी विपक्षी दलों ने भी। बाकी विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि दुनिया घूम ली, 40 से ज्यादा देश में प्रतिनिधिमंडल गया, और वो सब देश पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक बात है, मुझे ये लगता है किसकी कि विफलता है? नहीं ये बात विफलता नहीं। किसकी है? हम्म, ये विफलता तो मोदी सरकार की है, उनको जवाब देना पड़ेगा। हमने अपना राष्ट्र धर्म निभाया, हमारे सांसदों ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो काबिलियत नहीं दिखी कि सब पार्टियों के सपोर्ट के बावजूद ना तो वो ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम परिणति तक ले जा पाए, सब पार्टियों के सपोर्ट के बावजूद ट्रंप के कहने पर उन्होंने सीज फायर कर दिया, और ट्रंप ने पहले अनाउंस किया, और सब पार्टियों के सपोर्ट के बावजूद वो दुनिया में वो तमाम देश जो भारत के साथ हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पे खड़े होते थे, उनको अपने साथ नहीं ला पाए हैं। ऐसी सरकार तो भारत ने कभी देखी नहीं है। ठीक ये तो बात। पहली बार ऐसे हो रहा है कि दो देश आपके साथ वोट दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। 2 देश, विश्व गुरु के 2 चेले कौन से हैं, वो जानने में भी देश बड़ा उत्सुक है। मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को बताना चाहिए कि वो कौन देश हैं जो आज भारत के साथ हैं, और बाकी क्यों भाग गए, ये भी बताना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी की सरकार की एक अगली या बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा कि मोदी जी जब हाथ मिलाते हैं तो उसमें बड़ा तेज करंट आता है, और कांग्रेस के सांसद उस करंट से सम्मोहित हो जाते हैं। क्योंकि शशि थरूर से हाथ मिलाया, और शशि थरूर संघ की जो बात कह रहे हैं
उस पे आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि शशि थरूर को संघ से इतना प्यार क्यों हो गया? संजय जी, शशि थरूर की जो पॉलिटिक्स है उसपे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे उसमें माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे उसमें सुरेश पचौरी हो, ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूं तो यहाँ के नाम याद आ रहे हैं। ये तमाम लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के अंदर गए, और इन लोगों का क्या कहना होता था कि कांग्रेस बीजेपी से पूरी दम से लड़ नहीं रही है, उसको हरा नहीं पा रही है। तो ये कभी आपने सोचा कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो और भारत की टीम में कोई खिलाड़ी बोले कि भैया कैप्टन की कैप्टनशिप अच्छी नहीं है, अब मैं पाकिस्तान से जाके खेलूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान को हराना चाहता था और ये टीम हरा नहीं पा रही है, तो अब मैं पाकिस्तान से खेलूंगा। ये ऐसी विचित्र बात, ऐसी क्यों ऐसी विचित्र बात इस कांग्रेस देश के अंदर की हो रही है। कांग्रेस की आस्तीन में ऐसे सांप क्यों पलते हैं? आप लोग पहचान क्यों नहीं पाते नेताओं को, समय से निकाल क्यों नहीं देते ऐसे नेताओं को? नहीं नहीं, ये आस्तीन में सांप की बात नहीं है। देखिए, हम्म, बहुत कम लोग होते हैं जो वैचारिक लेवल पर किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के लिए, पावर के लिए आए होते हैं, और पॉलिटिक्स में दोनों की जगह होती है। बहुत सारे लोग इस समय सत्ता के लिए बीजेपी की तरफ गए और बहुत सारे लोग डर कर बीजेपी की तरफ गए हैं। आप यकीन मानिए, बीजेपी के पास जो भीड़ है आज की तारीख में, आज सरकार हट जाए तो उनकी जितनी आज शाखाएं लगती है ना, उसकी 5% देश में शाखाएं नहीं बचेंगी। आपके पास आके लोग आपके मोहल्ले में कहना शुरू करेंगे, अरे वो तो हम डर की वजह से गए थे या फायदे के लिए गए थे। तो ये मत मानिए कि हमारे आस्तीन में सांप है। ये इस देश में बहुत बड़े पैमाने पे कई लोग डर की वजह से और कई लोग फायदे की वजह से अपनी पोजीशन तय करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी फौज वो है, जो फौज गांधी नेहरू के फिलॉसफी पे चलती है। वो आज आज देखिए, बीजेपी 11 साल से राज कर रही है, एक छत्र राज है। मोदी जी का डंडा सब पे चलता है। पूरा देश में किसी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। पूरे देश के अंदर, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर संस्थाएं सरेंडर कर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद 63% लोगों ने बीजेपी को वोट आज भी नहीं दिया। ये वो 63% लोग हैं जो ना डर की वजह से, ना फायदे की वजह से उधर जा रहे हैं। हमारी राजनीति उन 63% लोग हैं कि ये वो वैल्यूज को मानते हैं। वो मुसलमान को दुश्मन नहीं मानते, बात है। वो बिल्कुल ठीक। अल्पसंख्यक को दुश्मन नहीं मानते। वो सहमत। मानते हैं कि इस देश में सबको बराबरी होनी चाहिए। वो ये मानते हैं कि बोलने की आजादी होनी चाहिए। वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए। इसलिए बीजेपी के टोटल कंट्रोल के बावजूद, मोदी जी की सुपरमैन की इमेज के बावजूद, सबके सरेंडर करने के बावजूद, डर खौफ का माहौल होने के बावजूद, वो 63% लोग इस देश में लोकतंत्र के लिए, बराबरी के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए खड़े हैं। बिल्कुल ये ठीक। वो लोग हैं जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप जी, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। शुक्रिया संजय भाई। ये तो गुरदीप सप्पल जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और आपको समझ आया होगा कि इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया। थैंक यू।